नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी साथ साथ, जिसे लिखा है मीनू त्रिपाठी जी ने। शुभ्रा, कभी कभी हम कैसे कुछ रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं। उनकी कीमत तब पता चलती है जब उनमें दोबारा रूबरू होने का अवसर होता है, वरना तो चंद वैचारिक मतभेदों से हम दोनों सहेलियों को दूर कर दिया था। आज सालों बाद मिलकर ढेर सारी बातें करके कितना अच्छा लग रहा है। सालों बाद कनाडा से आई अपनी सहेली अरुणिमा के बात के जवाब में शुभ्रा बोली, हम कभी अलग नहीं थे। हाँ, सोच अलग थी। अपने अपने तरीके से हम एक दूसरे के जीवन को बेहतर देखना चाहते थे। तुम कनाडा में थी तो क्या, मैं हमेशा तुम्हारी दोस्ती को अपने जीवन में अहम स्थान देती रही है। छोड़ वो सब, तू तो ये बता, इंदिवर कैसे हैं? लविंग और रिलायबल। लकी हूं मैं। यामिनी की कोई खबर है? उसने सुना है अपनी गृहस्थी बसा ली है। चलो केतन का पीछा छूटा उससे। अरुणिमा की बातें उसी धुरी पर आकर टिक जाती थी जिनसे शुभ्रा बचना चाह रही थी। पुरानी बेतुकी बातों से बचने की कोशिश में शुभ्रा ने बात बदलते हुए कहा, तुम और इंदिवर केतन से मिलकर ही जाना। केतन वैभव और वंशिका को हॉस्टल से लेकर कल सुबह आ जाएंगे। उन सबको भी सालों बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगेगा। शुभ्रा की बातें सुनकर अरुणिमा धीमे से मुस्कुरा दी। 2 पल की चुप्पी के बाद शुभ्रा ने फिर कहा, तुम इतने बड़े एनजीओ से जुड़ी हो, बहुत अच्छा लगता है देखकर। अपने सर्वे के बारे में बताओ, कैसा हुआ? किस चीज पर सर्वे किया है तुम लोगों ने? ठीक तो हो गया ना? अभी फाइनल डेटा आना बाकी है। हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि किस देश में तलाक अधिक होते हैं और उनकी वजह क्या क्या हो सकती है। अपनी सालों बाद आई सहेली अरुणिमा से बातें करती शुभ्रा की स्थिति इधर कुआं तो उधर खाई के समान हो गई थी। जिन बातों को वो छेड़ना नहीं चाहती थी, उन बातों के छिड़ने से तनावपूर्ण परिस्थितियां बनने लगी थी। फिर भी हंसते हुए शुभ्रा ने कहा, इतना गंभीर विषय तो अपना भारत किस पायदान में है? वैसे तो और देशों की अपेक्षा भारत में तलाक लेने वालों की संख्या कम है, पर इस बार भारत में पहले की तुलना में संख्या में काफी इजाफा हुआ है। कितना बुरा लगता है सोचकर, भारत जैसे देश में, जहां विदेशों की तुलना में वैवाहिक संबंधों की जड़ें गहरे तक जमी होती हैं, आज भी वो हिल गई हैं। हाँ, लेकिन संख्या बढ़ने के पीछे कारण भी होते हैं, और उनमें से एक कारण तेजी से उभरा है, वो है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। खैर, ये फैसला तो व्यक्तिगत परिस्थितियों पर टिका होता है। इस वजह से तलाक वही लेते होंगे जिनके सामने और कोई रास्ता नहीं होगा। मसलन बहुत आगे निकल गए होंगे और उस रिश्ते से बाहर आना मुमकिन ना हो। अलगाव तो अंतिम हथियार है। उसे उठाने से पहले अन्य संभावनाओं को भी आजमा लेना चाहिए। मेरा मतलब है, समय देना चाहिए। शायद समय सुधार की गुंजाइश बची हो। तू अभी भी अपनी उसी संकीर्ण मानसिकता से घिरी है। मेरे हिसाब से यह गुनाह है जिसमें सिर्फ सजा होनी चाहिए। जिस इंसान पर आंख मूंद कर विश्वास किया, उसकी हर सांस पर एकाधिकार माना, सार्थक निरर्थक साथ निभाए पल छलावा साबित हो सकते हैं, ऐसा कैसे हो गया? टूटे विश्वास की किरचों से मन घायल होते होंगे। विश्वास बुलबुले सा फूटता होगा। जैसे कभी आवेश में बोलती अरुणिमा चुप हो गई। कभी शब्द पर शुभ्रा का ध्यान गया तो नजरें अरु पर टिक गई। जिस विषय को जतन से दूर रखा वो अरु ने छेड़ दिया था। इत्तेफाक था या जानबूझकर किया गया प्रयास, बचना मुश्किल था। मुस्कुराते हुए शुभ्रा ने चाय का कप बढ़ाया तो अरुणिमा ने नजरें झुका ली। अरु, हम अपने विचारों के टकराव के कारण एक दूसरे से विमुख हुए थे। उस वक्त मैं तेरे किसी भी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। शायद इस बार तुम्हें समझा पाऊं। मैं तो तब भी तुम्हारे केतन के साथ रहने के फैसले से सहमत नहीं थी। आज भी तुम्हारे किसी तर्क से सहमत नहीं होंगी। तुम्हें मेरा हस्तक्षेप उस वक्त नागवार लगा था। अरु, तेरे कहने पर अगर मैं केतन को छोड़कर दूसरी जिंदगी का चुनाव कर भी लेती, तो क्या गारंटी थी कि मेरी दूसरी जिंदगी खुशनुमा ही होती? जबकि केतन यामिनी के साथ अपने रिश्ते को लेकर मेरे सामने गिल्टी था। ऐसे में एक मौका मैंने उसे दिया और मेरा वो रिस्क जाया नहीं गया।
तुम्हारी जैसी कमजोर और एक सुरक्षा दायरे में रहने वाली औरतें ही इन मर्दों का मनोबल बढ़ाती हैं। बेशक केतक ने अपनी गलती मानकर यामिनी से रिश्ता तोड़ लिया, तो क्या उसकी गलती क्षमा योग्य थी? मैं मान नहीं सकती कि उसकी बेवफाई तेरे दिल को कभी ठेस नहीं पहुंचाती होगी। अरुणिमा ने लगभग गुस्से में कहा। अगर जांच परख का कोई मानक होता तो बताती कि इस रिश्ते में वापस आकर मैंने क्या पाया। एक पति होने के नाते उसने मुझसे विश्वासघात किया, लेकिन पिता का दायित्व तो वह तब भी बखूबी निभा रहा था। हमारे बीच अभी कुछ ऐसा था जिसमें सांसें बची थी। हम दोनों की तरफ से अपने रिश्ते को जिंदा करने के प्रयास किए गए थे। केतन ने हर ईमानदार कोशिश की कि वो हर तरफ से खुद को यामिनी से दूर कर सके। अगर मैं होती तो ऐसे इंसान को उसकी बेवफाई के लिए कभी माफ नहीं करती। मैं भी माफ ना करती अगर उसकी फितरत में बेवफाई होती। इतना कुछ जानने के बाद भी मुझे केतन के साथ एक सुरक्षा का एहसास होता था। उसने बच्चों का और मुझे जिस तरह से दुनिया के सामने थामे रखा, वो सुरक्षा का एहसास सच्चा था, कहीं कोई बनावट नहीं थी। केतन स्वार्थी था। वो जानता था यामिनी के साथ उसका रिश्ता ज्यादा दिन नहीं निभेगा, इसीलिए तुम्हें थाम के रखा, कहीं उसके हाथ खाली ना रह जाएं। अगर केतन स्वार्थी था तो स्वार्थी तो मैं भी थी ना, जो उस सुरक्षित दायरे से निकल पाने का मन नहीं बना पाई। तुझे केतन को देखकर कभी गुस्सा नहीं आया? आया था, बहुत आया था। यथार्थ और आभासी कल्पनाओं के बीच उलझन में पड़ी थी। उस वक्त केतन यामिनी को छोड़कर मेरी ओर बढ़ रहा था। ऐसे में मैंने उसे थामने में देर नहीं की। आज समय की धूल हमारे उस अतीत पर पड़ चुकी है और उसे दोहराकर उस गर्द को हमने हटाने की भूल नहीं की। उसी का परिणाम है आज हमारा परिवार संतुष्ट है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें समय पर संभाल लिया जाए तो ठीक होता है, वरना बाद में पछतावा ही हाथ लगता है। हालांकि उस समय केतन की ओर से दिल पत्थर का हो गया था, पर बच्चों की तरफ का हिस्सा तो अभी भी कोमल था ना। उसे पत्थर बनाकर अपने ईगो के लिए लड़ भी जाती अगर केतन उसी रास्ते पर चलता रहता तो। पर ऐसा भी तो नहीं हुआ। जब मैं अवसाद में थी तब उसने यामिनी की ओर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया था। एक बार को मैं तेरी बात मान भी लूं तो भी अतीत के कड़वे पल तुझे याद नहीं आते? मैं तन मन से अपने बच्चों के भविष्य और वर्तमान को पकड़े खड़ी रही थी। अतीत का जो हिस्सा हमारा नहीं था उसे संभाल कर क्यों रखती? वो परिस्थितिवश बुना गया ऐसा जाल था जिससे निकलने में हम दोनों की ही भलाई थी और साथ ही हमारे बच्चों की भी। और ये एक दूसरे के साथ के बगैर मुमकिन नहीं था। अरु की असहमति पर उसके निर्विकार भावों से टपक रही थी। 100 बात की एक बात, तेरी कमजोरी का फायदा केतन को मिला। इतना कुछ होने के बाद भी उसके लिए कुछ नहीं बदला। अरु, तुमने मुझे हमेशा कमजोर कहा, ये सच भी था। तभी शायद केतन ने मेरी राह में आने वाले कांटों को चुन चुन कर निकाल दिया। आखिर 8 सालों में वो इतना तो समझ ही गए थे कि मेरी शक्ति परीक्षा का ये अंतिम पायदान है। उस समय मन ने केतन को पति के रूप में अस्वीकृत कर दिया था, लेकिन हमारे बच्चों के प्रति उसकी संजीदगी ने पिता के पद से कभी उतरने नहीं दिया। जिम्मेदारियों से ना मैं पीछे हटी ना ही केतन। समय के बहाव में बहते हम कब एक दूसरे के पास बहकर चले गए पता ही ना चला। अरु कुछ कहती उससे पहले ही डोरबेल बज गई। कौन आया होगा इस समय? कहीं केतन तो नहीं? ऐसी बेतरतीब सी बेल वही बजाते हैं, लेकिन वो तो कल आने वाले थे। अरु उसे ध्यान से दरवाजे तक जाता देखती रही। दरवाजा खुलते ही सरप्राइज के शोर के साथ शुभ्रा के चेहरे पर फ्लैश चमका था। कैमरा लिए वैभव हंसता हुआ अंदर आया। वैभव को विस्मय से देखती शुभ्रा कुछ समझती उससे पहले ही वंशिका ने उसे गले लगाकर सुखद आश्चर्य में डुबो दिया। तुम तो कल आने वाले थे ना? बोलती हुई शुभ्रा की नजर केतन पर पड़ी, जो पीछे खड़े उस नजारे का आनंद उठाते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहा था। ओह, तो ये सब तुम्हारी करामात थी, तभी कल से कोई फोन नहीं किया। अब मैं भी एक सरप्राइज देती हूँ। उसके बोलते बोलते अरुणिमा आ गई तो केतन हंस पड़े। मैं भी कहूँ कि क्या बात है जो तुम्हारा एक भी कॉल नहीं आया?
अरु, इंदिवर भी आया है क्या? उससे कल मिलना हो पाएगा, शुभ्रा इत्मीनान से बता रही थी और अरु उस बदले माहौल में खुद को अकेला अकेला महसूस कर रही थी। अब मैं भी चलूंगी, तुम सबको देखो। उसकी बात सुनकर शुभ्रा उसे रोकती हुई बोली, ना ना ऐसे नहीं, अब तो लंच के बाद जाना, हम तुम्हें खुद ही छोड़कर आएंगे। ये देखो, मम्मी की ऐसी शक्ल कैमरे में कैद करने के लिए पापा का ये सरप्राइज प्रोग्राम था। वैभव केतन को फोटो दिखाकर हंस रहा था और शुभ्रा बनावटी गुस्सा दिखा रही थी। वंशिका भी चहक रही थी। आंटी, हमने खूब सारी शॉपिंग की है। जानती हैं आंटी, कल पापा ने हमें कितना घुमाया है, मम्मी के पर्दों की वजह से। और मम्मी, आपको कोई और रंग नहीं मिला था? कैसा अजीब सा रंग था, पोलन येलो। सच, पूरी दिल्ली में घूमना पड़ा, तब जाकर इस रंग के पर्दे मिले थे। बाई गॉड! आंटी, पापा तो मम्मी की इच्छा पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन सच में चांद तोड़ के ले आए। कुछ ही देर में पूरे बेड पर पीले पर्दे बिखरे पड़े थे। पर्दों को उलटती पलटती शुभ्रा के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक थी। अरु को सहसा उसका बरसों पहले मुझा हुआ चेहरा और बुझी हुई आंखें याद आई, जो पेड़ों से गिरते पीले पत्तों को बुत बनी एकटक देखती थी। उन पीले पत्तों सा ही तो रंग उन पर्दों का था, पर आज वो कितने सुंदर दिख रहे थे। कमरा खिला खिला लग रहा था। टूटे पत्तों की उदासी उनमें कहीं नहीं थी। शायद तस्वीर का दूसरा रुख था। रंग वही थे, बस नजरिया बदलकर उसने उसे केतन की तरह अपने जीवन में शामिल करके खूबसूरत बना लिया था। पर्दों के उस रंग को देखकर निश्चय ही कोई उस रंग को पीले टूटे पत्तों से नहीं जोड़ेगा। शुभ्रा पूछ रही थी, पर्दे सुंदर लग रहे हैं ना? अरु कुछ बताती उससे पहले वैभव खाने का लंबा चौड़ा मेन्यू बता रहा था, लेकिन केतन उसे डपटते हुए कह रहा था, शुभ्रा, इनकी बात बिल्कुल मत सुनना। आज लंच बाहर करेंगे। कितने दिनों बाद तो सब इकट्ठे हुए हैं। घर में कोई झंझट मत करना। तुम भी आराम से हम सबके साथ एंजॉय करना। शुभ्रा भी बड़े इत्मीनान से उससे उसकी ट्रिप के बारे में पूछ रही थी। कहीं किसी के चेहरे पर कोई सिलवट नहीं थी और शायद मन पर भी नहीं। उनके स्याह अतीत का एक कतरा भी नजर नहीं आ रहा था। इन सब का कारण समय की गति भी थी या आवश्यकताएं। जो भी थी, शुभ्रा के जीवन का उजला पक्ष दिखा रही थी। यामिनी नाम के फटे हुए चैप्टर को चिंदी चिंदी हो उड़ जाने दिया था। अब तो बस वही पन्ने रह गए थे जो बार बार पढ़े जाने योग्य थे। अरु अब तक शुभ्रा के उस कदम के उठाने की उम्मीद कर रही थी जो साहस का मानक था, लेकिन शुभ्रा ने जो कमजोर कदम उठाया था, वो क्या वाकई कमजोर था? अब अरु इस पहेली में उलझ गई थी। दोपहर पर लंच पर सब निकले तो मूवी का प्रोग्राम बन गया। शाम को अरु के पास तब तक सब रहे जब तक इंदिवर नहीं आ गए। दूसरे दिन इंदिवर और अरु लंच पर गए तो वहीं से जोधपुर के लिए निकल गए। सभी साथ में थे। फ्लाइट में अभी समय था। इंदिवर और केतन अपनी बातें कर रहे थे, लेकिन अरु और शुभ्रा दोनों ही चुप थी। अंतराल के बाद आया समय कहाँ निकला वो दोनों जान ही नहीं पाई। मिलने के बाद बिछड़ने के पल एक स्वाभाविक भावुकता से दोनों की आंखों को भिगो गए। शुभ्रा, तुझसे एक बात बोलूं? जिस केतन को मैं देख रही हूँ, ये वही है। विश्वास नहीं होता। बस तुम लोग ऐसे ही खुश रहो। सच बता, मन से तो तुम दोनों साथ हो ना? उसकी बात पर शुभ्रा धीमे से हंसती। मुझे विश्वास नहीं हो रहा इस बात से। एक बात तो साबित है, तू मुझसे प्यार तो बहुत करती है। तेरी नाराजगी मैं समझती हूँ, पर क्या करूं? मेरी कमजोरी, गलती या मेरा खुद का स्वार्थ, वजह जो भी हो, पर सच है कि केतन अब मेरी आदत बन गए हैं और कुछ आदतों के बगैर रहना मुमकिन नहीं है। शुभ्रा की साफ गोई से कही मामूली सी बात पर अब संदेह नहीं था। उसने शुभ्रा को गले से लगा लिया था। वापसी में अरु साथ बिताए पलों और घटनाक्रम को दोहराते हुए सोच रही थी। बच्चों के सामने उनकी माँ को प्यार और सम्मान देने वाले पति की छवि केतन ने यूं ही तो नहीं बनाई होगी। केतन और शुभ्रा ने समय रहते अपने बिखरते आशियाने को संभाल लिया था। बेशक बाहर से उनका प्रयास कमजोरी और बेवफाई से लिपटे स्वार्थ पर बड़ा पर्दा ही नजर आता हो, पर सच तो यह था कि जरूरतों और मजबूरियों में ही सही,
उन दोनों ने एक दूसरे के हाथों को थामे रखा। अपने बच्चों के सामने सामान्य दिखने का स्वांग करते करते परिस्थितियां कब सामान्य हो गई, वो शायद खुद भी नहीं जान पाए। समय के साथ उनके सूखते रिश्तों पर गिरी समर्पण और अपनेपन की बूंदों ने उनके रिश्ते को फिर से हरा भरा कर दिया था। अरु इसी सच्चाई के साथ पूर्वाग्रह को दूर करके यहाँ से जा रही थी। अब ना तो मन में संदेह था, ना ही शिकायत। चेहरे की हंसी को धोखा मान सकती है, पर शुभ्रा शुभ्रा की आंखों से छलकती खुशी को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।